हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 59। दिस सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर द प्रीलिम्स 2024। इस लेक्चर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपकी स्क्रीन के सामने है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जून में है, तो अभी 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, अप्रैल और मई। ठीक है, जून तो कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अप्रैल और मई का महीना दो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। और इसी महीने के अंदर या तो आप फ्लरिश कर जाएंगे या फिर आप पेरिश हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप खत्म हो जाएंगे या आप बहुत आगे निकल जाएंगे स्टूडेंट से। देखिए, 1.5 साल से आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की, और ये 2 महीने जो है बहुत क्रूशियल है। अगर इन 2 महीने के अंदर आप पढ़ लिए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन 2 महीने के अंदर, कम से कम 12 से 13 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तभी जाकर ये चीज होंगी। हम भी किसी तरह से ट्राई करेंगे हमारे बिजी शेड्यूल में से ये वीडियोस बनाते रहें हम आपको, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स चलते रहें, राइट। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि अधिष्ठान आईएएस ने अभी क्राउड फंडिंग स्टार्ट करी है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियोस को देखकर यहाँ पे डोनेट भी करा है, राइट। तो उनके लिए वेरी वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दोस्त स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने इतना भरोसा करा मेरे पे, राइट। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ डोनेट करना चाहते हैं अधिष्ठान है इस पे, तो इस स्कैन कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। कुछ भी छोटा से छोटा अमाउंट, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, ठीक है, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, एनी अमाउंट जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमको या फिर हमारा प्रिपरेशन के अंदर हमको कुछ हेल्प मिल रही है, ठीक है, तो आप इसके अंदर डोनेट कर सकते हैं। दिस इज वॉलंटरी डोनेशन, किसी के ऊपर कोई भी यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, किसी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। आपके मन में जैसा हो वैसा आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, राइट। तो व्हाट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, कि इस वर्ल्ड के अंदर है ना बहुत सारी रिस्क है, ठीक है। अगर हम देखें, जो ऐसी रिस्क जो कि पूरे का पूरा वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, पूरी पूरी ग्लोबल जीडीपी को इफेक्ट कर सकती है, पूरी पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकती है, नेचुरल रिसोर्स को इफेक्ट कर सकती है, राइट। तो पूरा वर्ल्ड को खत्म करने की रिस्क जो है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ग्लोबल रिस्क। ग्लोबल रिस्क। तो ऐसी कौन कौन सी रिस्क है, इसको आइडेंटिफाई कराया जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अंदर, और ये बताया जाता है कि देखो 2 साल के अंदर कौन सी रिस्क है, फिर 10 साल के अंदर कौन सी रिस्क हो सकती है आने वाले समय में। तो एक तरह से प्रिडिक्ट यहाँ पर करा जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी कौन सी रिस्क है जो पूरे संसार को नष्ट कर सकती है, पूरे संसार की पॉपुलेशन, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकती है, मतलब ग्लोबल जीडीपी इफेक्ट हो सकती है। ऐसी रिस्क को हम ग्लोबल रिस्क कहते हैं। अब ग्लोबल रिस्क, अब यहां पर देखो रिस्क वर्ड है, ठीक है। रिस्क किस में होती है? कोई भी इकोनॉमिक चीज होगी उसके अंदर रिस्क होगी। जैसे मान लो आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा तो उसमें रिस्क होगी, है ना। समझ में आ रहा है? याद करने के लिए बता रहे हैं। तो इकोनॉमी से रिलेटेड हमेशा रिस्क रहती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्क, ग्लोबल रिस्क, ठीक है। रिस्क रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे लॉन्च करता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, WWF में रिस्क रहती है ना। WWF की फाइट होती है, उसके अंदर रिस्क रहती है। तो WWF से WEF याद कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज एनुअल रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है, इनफैक्ट चूंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो देखो, ग्लोबल रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और कंडीशन व्हिच इफ इट अकर्स वुड नेगेटिवली इंपैक्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल जीडीपी, पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और इसके अंदर हम समझ रहे हैं कि ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये पब्लिश करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक 2 साल और 10 साल कि 2 साल में कौन सी टॉप रिस्क है, ठीक है, और आने वाले 2 साल के अंदर कौन सी टॉप रिस्क है, ठीक है, जो क्या है, जो कि ग्लोबल रिस्क की कैटेगरी के अंदर आएगी। और यहाँ पर 10 ईयर्स के अंदर कौन सी है ये इसके अंदर डिसाइड करा जाता है। ऐसी है ना 30+ रिस्क यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर बताई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कारण कि 30+ ऐसी रिस्क है जो ग्लोबल डायमेंशन की बैंड में जा सकती है, राइट। ग्लोबल डायमेंशन में बैंड में जा सकती है, राइट। पर हमको है ना 10 रिस्क ही इंपॉर्टेंट है। 10 रिस्क, टॉप 10 रिस्क कौन सी है ऐसे पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। या फिर ऐसे टॉप फर्स्ट कौन सी है 2 ईयर्स के अंदर, 10 ईयर्स के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, ठीक है। देखो, आने वाले 2 साल के अंदर सबसे बड़ी जो रिस्क है वो होती है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, सोसाइटल पोलराइजेशन, साइबर इनसिक्योरिटी, इंटरस्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी सारी रिस्क जो है ना ये आने वाले 2 साल के अंदर होती है। ऐसी और भी रिस्क है, बट यहाँ पे टॉप 10 मैंने आपको बता रखी है। बाकी सारी रिस्क मैं आपको बता दूंगा, पर टॉप 10 आपको यहाँ पर बता रखी है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में कौन सी है। आने वाले 10 साल के अंदर
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्रिटिकल चेंज ऑफ अर्थ सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्टेज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन यहाँ पे 5th नंबर पे है आने वाले 10 साल के अंदर, राइट। ये इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर रिस्क दे रखी है। अब इन सभी रिस्क के अंदर अगर हम देखें तो अलग अलग कलर है, ये पर्पल कलर का है भाई, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, ठीक है, ये देखिए ग्रीन 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 कलर। तो ये क्या है, ये कलर्स क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ। देखो पूरी ग्लोबल रिस्क को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया है, 5 बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया है। पहला है इकोनॉमिक कैटेगरी, दूसरा है एनवायरमेंटल कैटेगरी, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग कलर है। जैसे इकोनॉमिक, ये जो है इन्फ्लेशन क्या है, इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिस्क, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए सोसाइटल रिस्क के अंदर लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सोसाइटल रिस्क है, इनवॉलंटरी माइग्रेशन सोसाइटल रिस्क है, ठीक है। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल रिस्क के अंदर अपन देखिए साइबर इनसिक्योरिटी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, साइबर रिस्क है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आपको सबको क्लियर आ रहा है। तो आपको जो याद रखना है ना, एक तो ये दिख रहा है कि रिस्क कैटेगरी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अंदर रिस्क कैटेगरी कितनी है और कौन कौन सी है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये रिस्क है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। दूसरा आपको याद रखना है 2 इयर्स के अंदर सबसे टॉप रिस्क कौन सी है, तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। ये क्या है मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन, मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। 10 ईयर के अंदर सबसे टॉप रिस्क कौन सी है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है। और टोटल ओवरऑल अगर हम देखेंगे टॉप कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ 10 है ना। 10 मैंने आपको यहाँ पर ये बता रखा है 2 इयर्स के अंदर, ये देखो 10 है इसके अंदर, ये भी 10 है 10 इयर्स वाली का, राइट। इसके अलावा भी रिस्क है, 30 प्लस रिस्क है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए सारी रिस्क इसके अंदर आपको दिख रही है, ठीक है, ये सारी रिस्क है। 2 इयर्स की कितने, 30 प्लस रिस्क इज देयर, 34 रिस्क इज देयर, 10 इयर्स के 34 रिस्क इज देयर। तो इन सब में सबसे टॉप कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी है, ठीक है, ये अपन इसके अंदर देखेंगे। पर पहले मैं आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, ठीक है। इसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। चैट जीपीटी यूज करते हैं, चैट जीपीटी के अंदर इस तरह का फॉर्मूला दे दे कि वो जो भी आप पूछ रहा है वो गलत बता रहा है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है। फेक, डीप फेक आपने देखा, ठीक है, वो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का एक हिस्सा है, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ कुछ बनाकर, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाया जाता है कि आपको लगता है उसी पॉलिटिशियन ने बोला है, यही पॉलिटिशियन इस मूवी के इस पिक्चर के अंदर आ रहा है, राइट, ऐसा आपको इसके अंदर लगता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होता है। तो देखो AI पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन मोस्ट सीवियर रिस्क ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, ऐसे इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। जैसे AI चैटबॉट्स लाइक चैट जीपीटी रेज कंसर्न अबाउट क्रिएटिंग फेक कंटेंट फॉर द मैनिपुलेशंस, ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल के अंदर अगर हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि वेदर वाला एक्सट्रीम वेदर इज वेरी हाई प्रोमिनेंट है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं वेदर कंडीशंस के अंदर कितना सारा है। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सट्रीम वेदर का सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर है, वेटेज परस्पेक्टिव से अगर हम देखें। फिर मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का वेटेज थोड़ा कम है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं, ये सारे का सारा आपको इसके अंदर याद करना है, ठीक है, टोटल वेटेज के हिसाब से, है ना। करंट रिस्क लैंडस्केप के अंदर अगर हम देखें, पहला जो है करंट रिस्क लैंडस्केप, आज के जमाने का, अगर आज के दिन का अगर हम बात करें तो आज के दिन का बात करें तो एक्सट्रीम वेदर इज द सबसे इंपॉर्टेंट। फिर AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन, 2 साल बाद ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना है। 3 साल बाद ये और पीछे नंबर पे चल जाएगा। ये सारी ग्लोबल रिस्क है बाय सीवियरिटी के हिसाब से ये रिस्क यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबसे टॉप मोस्ट 2 इयर्स की ग्लोबल रिस्क जो है AI जनरेटेड, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ठीक है। अगर 10 इयर्स का देखें तो एक्सट्रीम वेदर इज देयर, समझ में आ रहा है। और इसके अंदर अगर हम देखें करंट, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है। इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, राइट। इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है, ये याद रखना है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अंदर ग्लोबल रिस्क की क्या डेफिनेशन, ये तो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। नेक्स्ट इज अशगाबाद एग्रीमेंट। अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ, ठीक है। देखो अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है, एक तरह से बहुत सारी कंट्रीज के बीच में एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही थी, ठीक है। पहले बहुत स्टार्टिंग के अंदर ये चली थी 2014-15 के हिसाब से, यहाँ पर अशगाबाद एग्रीमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो अशगाबाद एग्रीमेंट में क्या क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। व्हाट इज देयर इन द अशगाबाद एग्रीमेंट, अशगाबाद एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या है। ये मैप आप देख रहे हैं, ठीक है। इस मैप से के अंदर जो भी फैला हुआ कॉरिडोर है, ठीक है, ये अशगाबाद कॉरिडोर है, ठीक है। ये इसका पूरा प्लान था
कि अशकाबाद कॉरिडोर बनाएंगे, फिर आईएनएसटीसी जो है ये जैसे है, ये आईएनएसटीसी का कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से हम लिंक कर देंगे अशकाबाद एग्रीमेंट को, ठीक है, अशकाबाद कॉरिडोर को। तो अशकाबाद एग्रीमेंट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज थी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, जिसके अंदर एक कॉरिडोर बनाने की यहाँ पर बात चल रही थी, राइट। तो देखो अशकाबाद एग्रीमेंट इज ए मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान इज देयर और इंडिया इज देयर, तो इसलिए ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर थोड़ा खतरे में है, राइट, क्योंकि पाकिस्तान चाहता नहीं कि हमारे यहाँ से इंडिया के लिए कुछ जाए, इंडिया के लिए कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट निकले, ऐसा पाकिस्तान कभी होने नहीं देता है। नहीं तो कितना अच्छा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे इंडिया है, और ऊपर पूरा सेंट्रल एशिया है, रशिया है, राइट। तो यहाँ से एक कॉरिडोर बनता, रशिया से लेकर फिर सेंट्रल एशिया से अंदर से निकलता, ठीक है, फिर ऐसे निकलता और फिर इंडिया के बाद नीचे अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर निकलता है, इंडिया के बाद नीचे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाता है म्यांमार के थ्रू, और पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडोनेशिया तक, फिलीपींस तक कनेक्ट हो जाता, ठीक है। तो कितना अच्छा कॉरिडोर यहाँ पे बनता, पर ये पाकिस्तान है ना बीच के अंदर, ये क्या होता था, ये फैल जाता है, ये बोलता है नहीं नहीं साहब मैं तो नहीं जाने दूँ यहाँ से कॉरिडोर। इसीलिए सार्क कंट्रीज कभी भी डेवलप नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान कंफ्लिक्ट। खैर अलग बात है ये। आप यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान, ये आपको याद करना है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ओमान फॉर क्रिएटिंग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। फिर इसके अंदर आप देखें कि ये जो है द एग्रीमेंट केम इनटू द फोर्स इन अप्रैल 2016, जैसे मैंने आपको बताया था, और अशकाबाद जो है वो तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, और यहाँ पर एक तरह से इसको बोला गया कि ये स्टेट जो होगा ये मेन स्टेट होगा इसके अंदर, ये नोडल स्टेट होगा, राइट, अशकाबाद एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये सारी कंट्रीज के अंदर हम देख रहे हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, ठीक है। बट स्टार्टिंग के अंदर हम देखें तो यहाँ पे कंट्री थी ईरान, ओमान, ठीक है, और कतर, कतर भी थी यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान भी थी और उज्बेकिस्तान भी। ये इसकी फाउंडिंग कंट्रीज हैं, ये फाउंडिंग कंट्रीज भी कभी कभार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो पहले फाउंडिंग मेंबर था क्या अशकाबाद एग्रीमेंट का इंडिया, ऐसा तो पूछा ही जा सकता है, तो नहीं था भाई, इंडिया वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द अशकाबाद एग्रीमेंट। तो देखो अग्रीमेंट वाज ओरिजिनली साइंड बाय द ईरान, ओमान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ऑन अप्रैल 25 2011, ठीक है। फिर 2016 के अंदर ये ऑपरेशनल हुआ, राइट। पाकिस्तान जो है उसने ज्वाइन करा 2016 के अंदर, राइट। फिर आप देखिए इंडिया ने जो है 2018 के अंदर फॉर्मली ज्वाइन करा है, तो इंडिया ने तो बहुत लेट इसके अंदर ज्वाइन करा है, ऐसा आपको इसके अंदर समझना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अशकाबाद एग्रीमेंट सबको क्लियर है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था, एक ब्रांड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, ब्रांड लाइन। एक बंदे ने क्या है एक लाइन खींची, ठीक है, इस तरह से लाइन खींची एक वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के मैप के अंदर, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इधर रह गए और बाकी की जो कंट्रीज है, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, जो इंडिया हो गया, राइट, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये नॉर्थ के है ना, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये सारी कंट्रीज जो है उस लाइन के नीचे हुई। ये कंट्रीज जो है ना वो गरीब है ना, इस लाइन को अपन ने बोला है ब्रांड लाइन, और ये कंट्रीज जो है ना वो अमीर है, अमीर देश, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो कंट्रीज है इसको बोला जाता है, इन सबको मिलाकर बोला जाता है ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ के ऊपर बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में तो पक्का पक्का पूछा जाएगा, अभी प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है। तो भारत के अंदर हुई एक तो ये, और ग्लोबल साउथ के ऊपर भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आप कहें तो हर समिट के अंदर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, हर जगह हम ग्लोबल साउथ के बारे में बोलते हैं। G20 समिट हुई थी, उसके अंदर भी ग्लोबल साउथ की बात करते हुए अफ्रीकन यूनियन को हमने एक तरह से G20 कंट्रीज के अंदर ऐड कर लिया एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये ग्लोबल साउथ के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हेल्ड वर्चुअली, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया ने कमिटमेंट, और इसी इसी ग्लोबल साउथ समिट के अंदर डिसाइड हुआ था कि G20 समिट जो भारत के अंदर हो रही है उसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को हम क्या करेंगे, एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ऐड करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे ग्लोबल साउथ समिट के अंदर क्या पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है टुगेदर फॉर एवरीवंस ग्रोथ विद एवरीवंस ट्रस्ट while concluding session emphasized global south together for one future, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, राइट। की आउटकम्स इसके अंदर क्या है, की आउटकम्स पूछे जाते हैं, ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंट दक्षिण,
ये एक आउटकम यहाँ पर आया है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंदर ग्लोबल साउथ के मेंबर्स आकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थीमेटिक डिस्कशन के अंदर आप देख सकते हैं ये सारे थीम्स के बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट फाइनेंस, इन सब थीम के ऊपर क्या कराया जाता है, डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात हमने ये भी बोला था, इसके अंदर ये भी बात हुई थी इजराइल हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको विराम देना चाहिए, बिकॉज इससे ग्लोबल साउथ बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में ग्लोबल साउथ की पूरी तरह से बैंड बज गई थी। ठीक है, जो फ्यूल, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज फूड का बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया था। तो ये कंट्रीज गरीब है और ये ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज आपस में लड़ रही होती है, तो इन छोटी कंट्रीज को इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अंदर आपको 5 सीज भी याद रखना है ग्लोबल साउथ के। इंडिया आल्सो कॉल्ड फॉर द 5 सीज फॉर द ग्लोबल साउथ। ये प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बोला था कि 5 सी के ऊपर हम वर्क करेंगे, कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ग्लोबल साउथ समिट के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आप इसके अंदर देख लें। राइट, चलिए नेक्स्ट इज दगिस्तान। ठीक है, दगिस्तान क्या है ये हम इसके अंदर देखते हैं। अभी अभी क्या हुआ है कि रशियन पुलिस ने बोला था कि भाई कुछ हमने मुस्लिम मेजोरिटी कॉकासस, कॉकासस क्या है ये भी अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कॉकासस जो एरिया है उसके अंदर रिपब्लिक ऑफ दगिस्तान है। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी वाली जो एरिया है उसके अंदर एयरपोर्ट को उड़ाने की बात कर रहे थे बहुत सारे लोग। उसको क्या है, 60 पीपल्स को सस्पेक्ट करा गया, उनको पकड़ा करा गया। ठीक है, तो दगिस्तान क्या है, दगिस्तान एक तरह से रशिया की प्रोविंस है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट होता है वहां पर प्रोविंस होती है, तो रशिया की एक प्रोविंस है, वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ रशिया, दैट इज नोन एज दगिस्तान। रशिया के अंदर टोटल 22 प्रोविंसेस हैं, उनमें से एक दगिस्तान प्रोविंस है। राइट, और ये क्या है, ये नॉर्थ कोकासस के अंदर है। तो कोकासस क्या होता है ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कोकासस रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कोकासस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर दगिस्तान के बारे में बात करेंगे, वो कहाँ पर है, कैसे है, ये सब चीजें। तो ये ये मैप देख रहा है आपको, मैप के अंदर दिस इज कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है और ये ब्लैक सी है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच का ये जो एरिया है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कोकासस। इसको बोलते हैं कोकासस। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है, इसके अंदर अर्मेनिया आ रहा है, ठीक है, अजरबैजान आ रहा है, जॉर्जिया आ रहा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज और दूसरे पार्ट्स, रशिया इसके अंदर आ रहा है। राइट, ये सारी कंट्रीज जो हैं दैट इज द व्हाट, दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, कोकासस। ये कोकासस का पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जॉर्जिया आ गया, रशिया आ गया, अजरबैजान आ गया, अर्मेनिया आ गया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कॉकासस रीजन कौन सा है, तो हम बताएंगे कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच के रीजन को कॉकासस बोलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज देयर इन द कॉकासस, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। राइट, अब यहाँ पर देखो, ये रशिया है, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, दिस इज कैस्पियन सी। ठीक है, ये रशिया है पूरा। राइट, ऊपर ऊपर देखेंगे आप तो, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये जो एरिया है रशिया का, दिस इज दागिस्तान। इसको दागिस्तान अपन बोल रहे हैं। राइट, तो ये जो एरिया है दागिस्तान वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, राइट, वो एरिया जो है दैट इज इन द न्यूज, वो न्यूज के अंदर अभी था। राइट, तो दागिस्तान क्या है, इसको बोला जाता है लैंड ऑफ माउंटेन। ठीक है ना, लैंड ऑफ माउंटेन दागिस्तान को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो इस तरह से होगा। इसे प्रोविंस ऑफ द रशिया विद इन द रशिया फेडरेशन, रशिया के अंदर 22 प्रोविंस है, और ये नॉर्थ कॉकासस के अंदर ही आता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ कॉकासस, ये पूरा नॉर्थ कॉकासस है अगर आप देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ कॉकासस के ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये है, किसको बोलते हैं अपन, दागिस्तान। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, दागिस्तान क्या है, ठीक है, रिसेंटली इन द न्यूज, ये बताओ क्या है, इस तरह का क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब बॉर्डर किस किस से करता है, दागिस्तान हैज बॉर्डर विद जॉर्जिया। ठीक है, एंड चेचनिया टू द वेस्ट, चेचनिया एक जगह है, ठीक है, डिस्प्यूटेड जगह है। ठीक है, रशिया का इसके ऊपर कंट्रोल है, एंड अजरबैजान टू द साउथ। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टू ईस्ट इज ए कैस्पियन सी, कैस्पियन ऐसे भी पूछा सकता है दागिस्तान के ईस्ट में है कैस्पियन सी कि वेस्ट में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ दागिस्तान है तो इसके ईस्ट के अंदर कैस्पियन सी है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ईस्ट के अंदर कैस्पियन सी और कैस्पियन सी के वेस्ट में दागिस्तान है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इसके अंदर समझ में आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट इज ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर क्या है ये अपन इसके अंदर देखते हैं। ये भी एक कॉरिडोर ही है साहब। हम देख रहे थे कि देखो आईएनएसटीसी कॉरिडोर के अंदर आपने देखा भारत, जैसे भारत है, ठीक है, भारत के कांडला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लिंक होके फिर ईरान के अंदर जाएगा।
सामान। ईरान के अंदर जाने के बाद फिर आप देखेंगे अजरबैजान के अंदर जाएगा, फिर जाकर क्या होगा, रशिया के अंदर जाएगा। तो रशिया से और कनेक्टिविटी के लिए हम इस तरह का रूट हम देख रहे थे, ठीक है। पर रशिया तो पूरा पूरा फैला हुआ है ना, ऐसे इतना सारा फैला हुआ है, आप देखेंगे ऊपर। तो हम यहाँ से भी तो जा सकते हैं, चेन्नई के पोर्ट से हम कनेक्ट कर लें रशिया को। एक एक रूट ये भी हो सकता है ना, एक रूट एनएसटीसी वाला, अशगाबाद वाला, वो हम इधर इधर का देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ये हम ऐसे ऐसे देखते हैं ना कि हमेशा कि साहब यहाँ से हम अपने मुंबई पोर्ट से और कांडला पोर्ट से मिलकर फिर हम क्या करेंगे, कांडला पोर्ट और मुंबई पोर्ट से मिलकर हम क्या करेंगे, इस तरह से ईरान में जाएंगे, ईरान में जाके फिर इस तरह से रशिया में जाएंगे, है ना। अब ईरान है ना, ईरान भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन इसलिए है, इम्पोर्टेंट रीजन इसलिए नहीं है बिकॉज इसके ऊपर सेंक्शंस लगाते रहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री। तो ईरान के थ्रू कॉरिडोर हमेशा रिस्की रहता है, जैसे पाकिस्तान के थ्रू कॉरिडोर रिस्की रहता है, राइट। तो भारत ने सोचा यार इस चीज को हटाएं, हम क्या करें, हमारे चेन्नई के पोर्ट को, चेन्नई के पोर्ट से इस तरह से जाकर साउथ चाइना सी के अंदर से जाकर इस तरह से जाकर रशिया को कनेक्ट कर ले, राइट। तो ये जो कॉरिडोर है दैट इज ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर। ईस्ट के अंदर हमारा पानी के रूट से आने वाला कॉरिडोर जो है दैट इज नोन एज ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर। अच्छा, अब ये तो क्या है, ये तो लैंड भी है, आईएनएसटीसी कॉरिडोर हम देखेंगे तो लैंड भी है। अगर आप मानो कि सिर्फ अगर हम पानी के थ्रू जाए, मैरीटाइम कॉरिडोर के थ्रू जाए रशिया के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हमको। हमको पर्शियन गल्फ में जाना पड़ेगा, पर्शियन गल्फ से फिर हमें आगे जाना पड़ेगा मेडिटेरेनियन सी के अंदर, या फिर हमको फिर रेड सी के थ्रू जाना पड़ेगा, रेड सी से फिर हम स्विस कैनाल के थ्रू होते मेडिटेरेनियन सी के थ्रू होते जाना पड़ेगा, या फिर हमको पूरा ऐसा जैसे वास्को ड गामा आया था वैसा टाइप का जाना पड़ेगा, राइट। पर ये तो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा ना अगर हम ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में बात करें। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इधर देखें सब बच्चे, कि अगर हम रशिया के अंदर जाएं, ठीक है, रशिया के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमको क्या है कि रशिया के अंदर जाना होगा, तो ये देखिए यहाँ से हमको इस तरह से जाना होगा, फिर ऐसे जाकर फिर हम मेडिटेरेनियन सी के अंदर पहुंचेंगे रेड सी के थ्रू, है ना। रेड सी के थ्रू फिर हम मेडिटेरेनियन सी के अंदर पहुंचेंगे और फिर ऐसे घूम के फिर रशिया से कनेक्ट होंगे। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं कि ये सब छोड़ो, हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलकर हम बे ऑफ बंगाल के अंदर जाएंगे। बे ऑफ बंगाल के अंदर जाने के बाद ये स्टेट ऑफ मलाक्का जो है उसके अंदर जाएंगे। स्टेट ऑफ मलाक्का के जाने के बाद साउथ चाइना सी, फिर ईस्ट चाइना सी, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके अंदर कहाँ चल जाएंगे, रशिया से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जो कॉरिडोर है दैट इज नोन एज ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो, इट इज प्रपोज सी रूट बिटवीन द इंडियन पोर्ट ऑफ चाइना, ठीक है, एंड रशियन पोर्ट ऑफ वेलिदोवोस्क, ठीक है। द प्रेजेंट ट्रेड रूट मुंबई एंड सेंट पीटर्सबर्ग कवर्स 8675 नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। ईएमसी जो है वो सिर्फ इतने ही नॉटिकल माइल्स के अंदर कवर कर देगा, जो कि स्विस कैनाल से थ्रू जाते हुए, ठीक है, रेड सी, स्विस कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर रशिया को कनेक्ट करते हुए उससे बहुत शॉर्ट यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके अंदर जो आपको याद करना है वो आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सी ऑफ जापान है। देखो यहाँ से निकला, चेन्नई से निकला, चेन्नई से निकलने के बाद फिर हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल में गया, बे ऑफ बंगाल से स्टेट ऑफ मलाक्का, ठीक है, स्टेट ऑफ मलाक्का के बाद फिर साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के बाद ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के बाद सी ऑफ जापान और वेलिदोवोस्क। यहाँ पर इस तरह से हम इसके अंदर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो जो है उसको भी हम कनेक्ट करते हुए यहाँ पर गए हैं, राइट। तो सी ऑफ जापान, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो और चेन्नई, ये आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, ठीक है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं यहाँ पर क्राउड फंडिंग हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आप लोग जो भी चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसको भी लगता है कि हाँ किसी तरह से इस संकट की घड़ी में सर हमारे साथ है, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन मोड के अंदर हमारा हेल्प कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट इसके अंदर करें। क्राउड फंडिंग हमने अभी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग जितना डोनेट करेंगे उतने अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। खैर फिर भी कॉन्ट्रीब्यूशन वॉलेंट्री, अगर आपके मन में ऐसी इच्छा होती हो कि यार हमको भी कुछ करना चाहिए ना, तभी जाकर आप कंट्रीब्यूट करें प्लीज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।